हाय डियर, वेलकम टू आवर ऑन यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ आपके लिए बिहार दरोगा के पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को, और उन प्रश्नों के साथ लेकर आया हूँ उनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन। यानी जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित जितनी भी सारी जानकारी हो सकती है उन सबको इस वीडियो के माध्यम में हम कवर करेंगे। और ये जो वीडियो होगा आपके लिए, जो बिहार दरोगा के एस्पायरेंट है और बिहार पुलिस के एस्पायरेंट है या बीपीएससी के एस्पायरेंट है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ये बताया गया कि एक प्रश्न में उनके अनेक सारे मतलब तथ्यों को जोड़कर इसमें लिया गया है और उन सारे तथ्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम शुरू करेंगे कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था कब, 13/3/2018 का पहली पाली में एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का हल देखेंगे और उन प्रश्नों को हम देखेंगे और साथ साथ उनको ऐसे तरीके से, ऐसे मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो का लुत्फ़ उठाएंगे काफ़ी मनोरंजक ढंग से और इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो के हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो यहाँ सबसे पहले हम आंसर देखेंगे कि सत्रिया जो है किस राज्य की नृत्य शैली है। तो सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तब से हम जान गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सत्रिया जो है कहाँ की नृत्य शैली है, तो असम की है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ये शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं। तो यह जो 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। मतलब हमारे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें पहला जो है वो है भरतनाट्यम। क्या है? पहला है भरतनाट्यम। मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य की नृत्य शैली है, तो वो है तमिलनाडु की। आगे इसमें पढ़ेंगे कि इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है और ये भरतनाट्यम है, ये सबसे क्या है, प्राचीन नृत्य है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देश देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। अब हमने पढ़ा कि भरतनाट्यम, अब इसके कलाकारों के बारे में जानेंगे कि इनके कलाकार निम्न हैं। तो कलाकार कौन कौन से हैं, तो कलाकार जो हैं कि इनमें है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी और मृणालिनी साराभाई। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न बनता है, ये क्या बोलते हैं कि दे देता है कि भरतनाट्यम के निम्नलिखित में से कौन कलाकार है। तो आपको चुनना होगा, ऑप्शन दिया रहेगा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मतलब इस इनमें से कोई भी नाम दे सकता है और वो आपके लिए क्या होगा, वो आपका आंसर, उसी में से आपको चूज करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि भरतनाट्यम का जो कलाकार है वो कौन कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, मृणालिनी साराभाई। आगे देखते हैं दूसरा नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का, तो आंध्र प्रदेश का है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आधार कौन है, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है वो है। इसके कलाकार कौन कौन से हैं, तो इसके कलाकार हम देखेंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं। तो कौन कौन कुचिपुड़ी का होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी के भी कलाकार हैं और भरतनाट्यम के भी कलाकार हैं। आगे देखते हैं तीसरा है ओडिसी। तो ओडिशा, यह उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय प्रस्तुति करते हैं। पूछा जा सकता है कि ओडिसी नृत्य में किस भाव को प्रस्तुत किया जाता है, तो समर्पण भाव को प्रस्तुत किया जाता है और नर्तक ईश्वरीय स्तुति प्रस्तुत करते हैं। इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्य कलाकार हैं सोनल मानसिंह हैं और रानी कर्ण। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भरतनाट्यम में भी सोनल मानसिंह थी और यहाँ भी ओडिसी नृत्य में भी सोनल मानसिंह हैं। अगला है कथकली। तो कथकली केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है केरल की सुप्रसिद्ध नृत्य शैली है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसके कलाकार जो हैं कौन कौन हैं। तो इसके कलाकार हैं कि वल्लोतोल नारायण मेनन, इसके मुख्य कलाकार हो गए वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई इत्यादि, बहुत सारे नृत्यकार हैं। पांचवा है कथक नृत्य। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य मतलब ये जो नृत्य है कथक उत्तर भारतीय राज्यों में प्रसिद्ध है। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप में कथन करना। तो यहाँ देख सकते हैं कि कथक नृत्य का संबंध किससे है। इसका अर्थ होता है कि कथा को नृत्य के रूप में कथन करना, यानी कथा को, कहानी को नृत्य के रूप में दर्शाना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। पूछा जा सकता है कि कथक नृत्य का प्राचीन नाम क्या था, तो हम पर बोल सकते हैं इसका आंसर क्या, कुशीलव। इसके इस नृत्य के कलाकार कौन कौन हैं, तो वो देखेंगे कि बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, सुखदेव महाराज हो गए, सितारा देवी हो गई, गोपक कृष्ण हो गए, शोभना नारायण हो गए, मालविका सरकार हो गए। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। बिरजू महाराज जो किस किस नृत्य शैली के कलाकार,
तो कथक नृत्य के, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, तो ये तो तीनों महाराज को तो आप तो महाराज है तो पता चल नहीं जाएगा कि कथक नृत्य से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी, ये चार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार सभी एग्जाम में लगभग लगभग रिवॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। अगला है कि मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी कहाँ का है? भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंद वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है। तो पूछा जाएगा मणिपुर नृत्य किस प्रसंग पर आधारित है, तो हिंद वैष्णव प्रसंग पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। किसके प्रेम प्रसंग? तो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। तो इसके कलाकार के बारे में अब देख लेंगे। तो इसके मुख्य जो कलाकार हैं वो कौन कौन है? तो इसके मुख्य कलाकार हैं अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहने, गोपाल सिंह इत्यादि। अगला है मोहिनीअट्टम। यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ठीक है, एक और हमने पीछे देखा क्या, केरल राज्य का और क्या था, यहाँ हम देख सकते हैं कि केरल राज्य का जो था कौन सा, देखिए यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं कि केरल का जो नृत्य है वो कौन है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कथकली जो है, कथकली वो क्या है, केरल की है, केरल की शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक अगला है क्या कि मोहिनीअट्टम भी किसका है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें देख सकते हैं कि ये काफ़ी लोकप्रिय है, अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी नाम से बना है। मोहिनीअट्टम नाम ही है, किससे बना है, तो मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था। सबको पता होगा, जो हिंदू हैं उन्हें पता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों से छल करके अमृत जो है किसको पिलाया था, तो देवताओं को पिलाया था। तो यह है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकतों की जीत हो सके। मोहिनीअट्टम के कलाकार जो हैं वो हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी। मतलब ये जो कलाकारें हैं कौन कौन सी, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्री देवी, ये किसकी कलाकार है, तो मोहिनीअट्टम की कलाकार है। तो हमने उस प्रश्न से, पहले प्रश्न से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे, मतलब शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे है अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। क्या बोला गया, पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो 1906 में रानीपेट यानी तमिलनाडु में किया गया था। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि आगे बढ़ते हैं कि भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो उर्वरक उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है और उपभोक्ता में भी तीसरा स्थान है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का कौन कौन से देश हैं, तो चीन, अमेरिका और भारत इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है, मतलब भारत में पोटेशियम फर्टिलाइजर नहीं बनाई जाती है, ये अन्य देशों से मंगाई जाती है। आगे है कि भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 सिद्री बोले, वहीं बोला गया है। जो क्वेश्चन था हमारा कि प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो सिद्री में हमने देखा। तो सिद्री कहाँ है, तो सिद्री जो है धनबाद जिले के, धनबाद जिले में है। कहाँ, तो वो झारखंड में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि उर्वरक उद्योग में कच्चे माल कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से उर्वरक उद्योग में कच्चा माल कौन है, तो ऑप्शन आपको याद होना चाहिए इसमें से कि नेफ्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, ये सारे के सारे क्या होंगे, उर्वरक उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। अगला है कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, यानी समस्थानिक क्या कहलाते हैं। तो समस्थानिक का यहाँ डेफिनेशन ही देख लेते हैं
कि तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो। देखिए समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स में क्या होता है, तो परमाणु संख्या समान रहता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहेगा, असमान रहेगा, अलग अलग रहेगा। वे क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन होते हैं जानेंगे। पहला है प्रोट्रियम, हाइड्रोजन H1 ड्यूटेरियम H1 ट्राइटेरियम H1 मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या बताया गया है कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होंगे। देखिए ये नीचे वाला जो पर्सन है H के नीचे, इसको कहते हैं हम क्या, परमाणु संख्या कहते हैं। तो देखिए हम हाइड्रोजन में देख सकते हैं कि तीनों में परमाणु संख्या क्या है, सेम है, मतलब बराबर है। और द्रव्यमान संख्या को ऊपर दाहिने साइड के ऊपर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 है, यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है 3 है। तो तीनों में देख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या एक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या करते हैं, तो ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये बात याद करने योग्य है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है जिसकी 27 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक समस्थानिक रखने वाला तत्व कौन है, तो वो है पोलोनियम। पोलोनियम याद रखना है आपको, ठीक है। अगला है कि देखिए अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी क्या है, समस्थानिक बताए गए हैं। कौन कौन देख सकते हैं आप कि O जो है O816 O817 O818 के तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक है, ठीक है। यहाँ हमने हाइड्रोजन का समस्थानिक देख लिया और ऑक्सीजन का भी समस्थानिक देख लिया। तो समस्थानिकों के आखिर उपयोग क्या होते हैं, तो ये जानेंगे। पहला उपयोग है कि किसी पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक यानी C14 का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला गया, कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने के लिए। जानते हैं आप लोग कि रेडियो कार्बन मेथड, तो रेडियो कार्बन मेथड द्वारा क्या किया जाता है, जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो वहीं बोला गया है कार्बन 14 का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने के लिए किया जाता है। फिर बताया गया कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक CO16 क्या CO60 का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का इस्तेमाल होता है, तो कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल होता है जिसको C60 होता है। यूरेनियम के समस्थानिक U235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी परमाणु भट्ठी में, नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला है कि घेंघा रोग के इलाज में किसका, आयोडीन के समस्थानिक I131 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, तो घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब समस्थानिक के बारी आती है समभारिक की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। तत्व के परमाणु क्रमांक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। देखिए समस्थानिक में क्या था, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होंगे लेकिन परमाणु संख्या सेम होंगे। समभारिक में क्या है कि भार समान होगा, यानी द्रव्यमान संख्या समान होगा लेकिन परमाणु संख्या असमान होगा, समभारिक कहलाएंगे। तो हम देख सकते हैं ए आर्गन का 18 40 एवं कैल्शियम का 20 और 40। मतलब यहाँ ऊपर हम देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या क्या है इसका 40 और 40 है लेकिन परमाणु संख्या में अंतर है। यहाँ वैसे ही हाइड्रोजन का देख सकते हैं और हीलियम का देख सकते हैं। यहाँ परमाणु द्रव्यमान 3 है, यहाँ भी 3 है लेकिन परमाणु संख्या उनका अलग अलग है। अगला है सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन जिसे बोलते हैं। समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों का मान विभिन्न होता है लेकिन A माइनस Z का मान क्या होता है, बराबर होगा। यही बताया गया आपको कि सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, यानी परमाणु संख्या को पता है आपको कि किससे डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है और परमाणु द्रव्यमान को A से डिनोट किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि A माइनस Z यानी परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान में से यदि हम परमाणु संख्या घटा लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे हम, जैसे लिथियम 3 7 है, ठीक है, 3 लिथियम 7 का है तो ये देख सकते हैं 7 माइनस 3 4 आएगा। बेरिलियम का वैसे ही 4 8 है तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 आएगा। मतलब यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है, 4 आ रही है। वैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम का है 2 2 डिफरेंस है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 आएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने वाले कौन गुरु थे, ऑप्शन तो देख ही रहे हैं आप। तो इसमें हम इसका आंसर देखेंगे कि गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करने वाले कौन थे, तो गुरु अंगद थे। कौन थे, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाए रखा। यानी गुरु नानक ने किसका प्रारंभ किया था, लंगर व्यवस्था को चालू किया था और उसको गुरु अंगद देव ने क्या किया, आगे उसको अस्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे, जिन्हें सिख धर्म के प्रणेता या सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। किनका, तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था,
ननकाना साहिब पाकिस्तान के कहाँ तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। ये अकबर के समकालीन थे। सिखों के 5वें गुरु कौन? तो गुरु अर्जुन देव थे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो सच्चा बादशाह भी इन्हें कहा जाता था। और ये जो है किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृत सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। कहाँ पे? तो अमृत सरोवर के मध्य किसका निर्माण किया था? तो हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। फिर है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के पटना में सिखों के 10वें गुरु कौन? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ? बिहार के पटना जिले में हुआ था। उन्हीं के जन्म स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब अभी पटना में स्थापित की गई। 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह यानी सिखों के 10वें गुरु ने की थी। कब? 1699 ईस्वी में। गुरु नानक सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे, जो हम ऊपर बता चुके हैं आपको। गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव ने किसकी रचना की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो हम देख सकते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है हमारा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। दूसरा इसका तर्क है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो आपको बताना है कि क्या जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। अगर हाँ सही है तो दूसरा जो स्टेटमेंट है क्या उसका सही व्याख्या करता है या नहीं करता है या गलत है, इसके बारे में बताना है। तो हम देख सकते हैं कि ए और आर दोनों के दोनों सही है। मतलब स्टेटमेंट जो हमारा है और उसका तर्क है दोनों के दोनों सही है। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं वो 12मासी होती हैं, ठीक है। और जो भी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनका उद्गम स्रोत जो होता है, उद्गम स्रोत निकलने का स्थान वो हिमानियों से यानी ग्लेशियर से वे निकलते हैं। यानी दोनों के दोनों हमारा ऑप्शन सही है। यानी पहला ए और आर दोनों सही है और आर जो है यानी दूसरा वाला कथन पहले वाक्य का पुष्टि करता है। इसके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं कि भारत के अफवाह तंत्र में क्या है। तो भारत के अफवाह तंत्र जो है, भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये बड़ी भू आकृतियों की उद्ध विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम से उत्पन्न हुई है, ठीक है। इसके बारे में और हम डिटेल से जानते हैं कि अब जो भारत की अफवाह नदियां हैं, अफवाह तंत्र है, उसमें हिमालयी अफवाह कौन कौन से हैं। तो हिमालयी अफवाह के बारे में जानेंगे। अपवाह बोलते हैं, अफवाह नहीं, सॉरी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्य गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। मुख्यतः कौन कौन सी शामिल है? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल है। यहाँ की नदियां 12मासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर करती है। ये नदियां गहरे महाखड्डों यानी गॉर्ज से होकर गुजरती है। ये नदियां किससे होकर गुजरती है? तो गॉर्ज से होकर गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित होता है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियां बनाती है। छिप्रिकाएं, घाटियां, छिप्रिकाएं वो जलप्रपात भी बनाती हैं। तो ये जो नदी है क्या क्या बनाती है? भी आकार की घाटियां, जिसे हम किसे क्या कहते हैं? गॉर्ज के नाम से जानते हैं। छिप्रिकाएं भी बनती है, जलप्रपात भी बनाती हैं। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। हाँ, सौरव बिहार किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहते हैं। अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। मतलब कोसी नदी जो है वो अपने मार्ग में बहुत ही परिवर्तन करती है। नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में क्या कर देती है? तो वो जमा कर देती है, ठीक है। आगे इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि हिमालयी अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो है हमारा नदी, हिमालयी अफवाह तंत्र में तो अनेक नदी तंत्र हैं, मगर जो नदी हम बता रहे हैं जैसे सिंधु नदी जो है ये प्रमुख है। यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, सिंधु नदी। फिर है गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है। तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट कौन से क्षेत्र है? तो गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कितने ऊंचाई पर? तो 3900 मीटर ऊंचाई पर गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से क्या करती है? गंगा निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और भागीरथी और अलकनंदा जब कहाँ के मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, तब बनाती है गंगा। फिर अगला जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ? मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में है।
आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, पूछा गया। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ क्या है, तो शोधक होता है उसका अर्थ। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। देखिए नदी एक, लेकिन नाम उसका अलग अलग। भारत में आया ब्रह्मपुत्र कहलाया, तिब्बत में था तो सांगपो कहलाया, जब वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है तो कहलाता है क्या, दिहांग। तो आप इन नामों को ध्यान में रखेंगे। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। अब देखिए कोई भी राजनीतिक दल है, उसको मान्यता लेने के लिए, राजनीतिक दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है, तो इसके बारे में हम जानते हैं डिटेल में। कम से कम कितने, 4 राज्यों की मान्यता क्या है, उनको जरूरी है। तो देखिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, तो वो दी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें। अब निर्वाचन आयोग द्वारा शर्त क्या रखा गया है कि आपको राजनीतिक दल का दर्जा देंगे, तो उसके लिए पहला जो शर्त है कि लोकसभा का आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% क्या होना चाहिए, प्राप्त करना जरूरी होगा। क्या बोला गया कि लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का कितना % आना चाहिए, तो 6% आपको प्राप्त होना ही चाहिए, तभी आप क्या होंगे, राजनीतिक दल के पात्र होंगे। इसके अलावे इसे किसी भी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, तभी ही आप क्या करेंगे, राजनीतिक दल के हकदार होंगे। अगला इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अगला जो कंडीशन है इसका क्या है, तो अगला कंडीशन हम देख सकते हैं तीसरा नंबर कि लोकसभा में 2% सीट हो। क्या बोला गया कि लोकसभा में 2% सीट हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग जो है वो क्या है, अस्थायी है, अस्थायी है, संवैधानिक निकाय है या नहीं है, तो क्या है, निर्वाचन आयोग जो है अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में वर्णित है। मतलब ये संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। तो संविधान के पार्ट 15 यानी भाग 15 और आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किन किन पार्टी को राजनीतिक दल की दर्जा दी गई है। तो पहला है भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, चुनाव चिन्ह क्या है उसका, कमल है, जिसकी अभी सरकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है उसका, पंजा है। और अगला जो है कि बहुजन समाज पार्टी, ये जो यहाँ देख रहे हैं 3, 4 और ये ऑप्शन नंबर 7 जो है, ये इनको अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है, राजनीतिक दल का दर्जा इनसे वापस ले लिया गया, यानी छीन लिया गया, राजनीतिक पार्टी नहीं रही, मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं रही। अगला जो है बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, असम को छोड़कर, मतलब असम में ये नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हंसिया हथौड़ा एवं तारा। उसके बाद है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक, और अगला है आम आदमी पार्टी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कितने हैं राज्य, तो 1, 2, 3 सॉरी कितने राजनीतिक पार्टियाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 4 और 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आगे हम देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो कृषि ऋण के क्षेत्र में। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 1911 ईस्वी है। वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण 1912 से 1918, इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि नींबू बाजगो बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। नींबू बाजगो बांध बताइए किस नदी पर, तो ये जो है सिंधु नदी पर स्थित है। नींबू बाजगो नामक बांध जो है सिंधु नदी पर लद्दाख में स्थित है। ठीक है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इससे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। पेरियार मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में है। वहीं पूछा जा सकता है पेरियार बांध हो गया और पेरियार नदी हो गया, कहाँ, तो केरल में स्थित है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए तो क्वेश्चन यहाँ से पेरियार बांध यानी मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार नदी और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो केरल में है। भारत की कुछ नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है।
नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला है भाखरा नांगल परियोजना, सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भाखरा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला नदी परियोजना है उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना जो है यह गुजरात में ताप्ती नदी पर है। बाण सागर परियोजना यह सोन नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होगी, तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि करेगी। क्या करेगी, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट करेगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि करेगी। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, क्या बोला गया, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो पाए, मांग अधिक हो लेकिन उसकी पूर्ति कम हो पाए, तो उस वस्तु का कीमत जो है क्या होते चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। इस घटना को, इसको हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति के टर्म से जानते हैं। समझे। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो क्या होता है, तो वो मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। क्या बोला गया कि जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगे, डिमांड बढ़ता जा रहा है, सप्लाई भी मतलब बढ़ रहा है लेकिन उसकी अपेक्षा ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये जो लगातार कंटिन्यूअस उसके कीमत में वृद्धि होती जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया। अब बताइए। ऑप्शन है दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या है कि इनके द्वारा कौन सा संगठन या पार्टी का गठन नहीं किया गया, तो पहला ही ऑप्शन कि दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा संघ का स्थापना अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। बाकी जो 3 ऑप्शन है समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, ठीक है। तो हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उनके बारे में। 1920 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब की गई, तो 1920 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। हितकारिणी सभा, ये भी है कि भाई हितकारिणी सभा का गठन किसने किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब, तो 1924 में। समाज समता संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। किसकी स्थापना, तो समाज समता संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। फिर 1942 में क्या बनाया था इन्होंने, तो अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। फिर भारत रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे संगठनों का गठन किया था, स्थापना किया था। जैसे हम पहला देखें कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920 में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, समाज समता संघ की स्थापना भी की उन्होंने। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ भी बनाया। फिर भारतीय रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई उन्होंने और बौद्ध महासभा का स्थापना भी उन्होंने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है वो है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। यानी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड कहा जाता है। स्पाइनल कोड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मौलिक अधिकारों का मेरुदंड, फंडामेंटल राइट, स्पाइनल कोड ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक कहा जाता है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के ए में है कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी इसी के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी में है कि शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सी में है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। वैसे ही क्या बोला गया कि अनुच्छेद 19 का डी जो है उसमें है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। 19 डी के तहत किसी देश के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 ई
देश की किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 जी के कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बोला गया कि किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में हमें बसने का अधिकार नहीं है, वहाँ जाके रह सकते हैं लेकिन वहाँ आप ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, आवागमन पर कुछ राज्यों में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे क्या है, रोक है। यहाँ और हम एक बात जानेंगे कि मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था, यानी फंडामेंटल राइट कितने थे, पहले 7 थे। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क यानी 300A के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। यानी पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसे सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300 क में रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। तो ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन होल का मतलब क्या, तो समताप मंडल में क्या कम होना, ओजोन परत की मोटाई कम होना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं स्पष्टतः यहाँ लिखा हुआ है समताप मंडल, यानी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन छिद्र से तात्पर्य है। ओजोन छिद्र के बारे में जानेंगे तो ओजोन छिद्र का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय है, यानी उसका नष्ट होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, किसका, पराबैंगनी किरणों का। ठीक है, और ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तरंगें छन जाती है। मतलब ओजोन लेयर के द्वारा 70 से 90% पराबैंगनी किरणें फिल्टर्ड हो जाती हैं। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो फॉरमैन के द्वारा 1973 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ठीक है, सबसे पहले ओजोन छिद्र को कौन देखा था, तो फॉरमैन ने देखा था, कब, 1973 में। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक फ्लोरीन है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक कौन है, तो फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हैलोजन्स व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होती है। ठीक है, ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर किससे, ओजोन छिद्र को रोकने के लिए है। ठीक है, कब हुई थी, 1987 में हुई थी। कहाँ, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुई थी, किस लिए, तो ओजोन लेयर के छिद्र को रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो हम आंसर देखेंगे। ऑप्शन क्या है, 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 दिसंबर और 22 नवंबर। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन है, 24 अक्टूबर। यहाँ हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। फिर क्या हुआ था, इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जो क्या क्या हैं, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसाबा कुरोसी, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरस। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। तो इसमें जो हमारा आंसर है कि देखिए इंद्रावती जो है कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इंद्रावती छत्तीसगढ़, और यहाँ देख सकते हैं पेरियार जो है केरल में है, पीछे हम देख चुके हैं इसको। सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। तो ये सारे के सारे क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, पेरियार हम देख चुके हैं कि कहाँ है, केरल में है, इडुक्की में स्थित है, और ये जो है बाघ और हाथी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में है। ये भी एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है जो हाथी अभयारण्य भी है। ठीक है, आगे देखते हैं बांदीपुर जो है, बांदीपुर के बारे में बताया गया कि ये दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है,
इसमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। कहाँ पे? तो टाइगर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो 2021 में इसका नाम क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। पुराना इसका नाम क्या था? और था इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। यह क्या है? उत्तराखंड में है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो कहाँ है? वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम में स्थित, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ जो है मणिपुर में स्थित है, ठीक है। लोकटक झील है जहाँ पे, वहीं पे है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ टाइगर रिजर्व है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। भारत के 14 बाघ अभयारण्य वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो तरल पदार्थों को मापने वाला जो यंत्र होता है वो हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा तरल पदार्थों का घनत्व मापा जाता है, विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र जल तल से ऊंचाई मापते हैं। ग्रेविमीटर के द्वारा जो है एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? ग्रेविमीटर के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी क्या है? सूची को मिलाना है। तो इसमें देख सकते हैं सूची दिया हुआ है। ये जो है रेल उपकरण, मोटर वाहन, पोत, मतलब ये जो है फैक्ट्रीज है और मिलाना है उनकी जगहों से संबंधित, ठीक है। तो इसका जो हम आंसर देखेंगे, आंसर क्या है अगले स्लाइड में देख सकते हैं हम कि ये जो है प्रथम सूची में है कि रेलवे उपकरण जो है कहाँ है? भिलाई में है। रेलवे उपकरण भिलाई में, यानी ए नंबर का आंसर 3 होगा। रेलवे उपकरण भिलाई में है। मोटर वाहन जबलपुर। पोत निर्माण कोची, मतलब कोची में पोत निर्माण। लुधियाना में साइकिल निर्माण किया जाता है। पोत निर्माण स्थल कोचीन है, इसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। वेम्बनाड कैल के मुहाने पर स्थित कोची पतन एक प्राकृतिक पतन है, ठीक है। पूरब का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कोचीन को क्या कहा जाता है? तो पूरब का वेनिस कहा जाता है, ठीक है। केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला, पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई, ठीक है। क्या बोलते हैं आगे है? भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई जो है क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र यहाँ स्थित है। 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 स्थापित की गई। दोस्तों पंचवर्षीय योजना को लेकर भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आपको सारी पंचवर्षीय योजना क्लियर समझ में आ जाएगी। पंचवर्षीय योजना और बाकी बहुत सारे अन्य अपडेट के लिए, बहुत सारे अन्य जीएस कंटेंट के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला है कि रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण स्थान कौन? भिलाई, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है कहाँ? जबलपुर में। तोपगाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना भी है जबलपुर। लुधियाना जो है पंजाब राज्य में स्थित है। सतलज नदी के किनारे एक शहर है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनती है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रेट को अवशोषित कर वो किसमें? नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स के रूप में क्या करते हैं? पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं और प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। किसमें? प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। किसको? नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स को। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है, यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है, जो कितना है? 78% है, ठीक है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में शोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाया जाता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, यह कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों में मूत्र में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में भी मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर इसका बोला गया अमोनिया जो है एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हवा में परागण को कहते हैं। तो हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो हवा में परागण को कहते हैं वायु परागण। वायु के द्वारा जो परागण हो उसे वायु परागण कहेंगे। पौधों में प्रजनन मुख्यतः पुष्प होते हैं। प्रजनन अंग क्या होते हैं पौधों में? तो पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। पहला होता है बाह्य पुंज, दल पुंज, पुमंग तथा जयांग। पुष्प के पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेने वाले क्या है? आवश्यक अंग कहे जाते हैं, ठीक है। ये जन्नांग कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? जन्नांग। तो पूछा जाएगा पादपों का क्या होता है? पौधों का जो प्रजनन अंग है वो कौन है? पुमंग और जयांग, ठीक है। पुमंग जो होता है पुष्प का नर युग्मक है तथा जयांग जो है मादा का युग्मक, ठीक है।
मादा युग्मक है पुमंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि परागन दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नहीं, मतलब इसमें ही हम जान लेंगे थोड़ा और डिटेल में कि परागन क्या होता है, परागन कितने प्रकार के होते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपरागन, दूसरा है परपरागन। स्वपरागन जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र को पहुंचता है, इसे स्वपरागन कहते हैं। मतलब एक फूल का उसके ही परागकण उसके ही वर्तिकाग्र के पास पहुंचेंगे तो कहलाएगा स्वपरागन। और परपरागन जो होगा जब एक पुष्प का परागन उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित वर्तिकाग्र को पहुंचता है तो उसे बोलते हैं परपरागन। तो हम देख सकते हैं कि परागन की विधियां क्या क्या है। तो वायु परागन में वायु के द्वारा परागन होता है, कीट परागन में कीट के द्वारा, जल परागन में जल के द्वारा, जंतु में जंतु के द्वारा, पक्षी में पक्षियों द्वारा परागन होता है। अगला क्वेश्चन है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक विकास कार्यक्रम है जिसको प्रारंभ किया गया था। तो प्रारंभ किसने प्रारंभ किया था? तो दिल्ली पुलिस ने प्रारंभ किया था। दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में। दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर है। ठीक है, पूरे विश्व में केसर उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है, इसको हम याद रखेंगे। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटाइवस है। ठीक है, इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य पदार्थों में वर्ण एवं स्वाद लाने में किया जाता है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ठीक है, जीआई क्या होता है? भौगोलिक संकेत है। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो जल शोधन का जो तरीका है उसमें कि निस्यंदन जो है, निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जल शुद्ध करने के लिए क्या क्या उपाय है? तो आरओ सिस्टम है। तो आरओ के द्वारा क्या किया जाता है? तो साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध और मीठा बनाता है। ठीक है, दूसरा विधि है यूवी रेडिएशन सिस्टम। इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को डीएनए अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, सॉरी इसमें क्या था कि दूसरा जो विधि हमने देखा, दूसरे के बाद तीसरा विधि क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन क्या है? तो क्लोरीनेशन में भी क्या किया जाता है? ये पानी, इससे भी पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपकरणों में जलापूर्ति और इससे पानी शुद्ध करके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। फिर जल को उबालने की लास्ट प्रक्रिया है, तो इसमें उबाल कर क्या किया जाता है? उबालने पर जल में जितने भी कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनएसडीएल का पूरा नाम। तो एनएसडीएल का पूरा नाम जो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटी मार्केट के ट्रेड वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज शेयर बॉन्ड कैश को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो कीट के दंश में क्या होता है जिसके कारण हमें खुजली होने लगती है? तो वो है फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक अम्ल के कारण हमें क्या होने लगती है? हमें खुजली होने लगती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। एसिटिक अम्ल यह सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसी के कारण क्या होता है? खट्टा स्वाद तथा तीखी खुशबू आती है। एथेनोइक अम्ल के नाम से भी एसिटिक एसिड को जाना जाता है। लैक्टिक एसिड वाटर सोल्यूबल होता है, स्किन से जुड़े परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं, त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग मिलता है, सहयोग करता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो निम्न हस्ती कौन कौन से हैं? तो हस्तियों को देख सकते हैं हम, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे। तो ये सब के सब सारे जो हैं किससे रिलेटेड हैं? सब के सब सभी हस्तियाँ थिएटर एवं अभिनय से जुड़े हुए हैं। नसरुद्दीन शाह हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 में की थी। किस फिल्म से? तो निशान फिल्म से की थी। गिरीश कर्नाड जो है वो भी एक क्या है? जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी है, कहानी लेखक, नाटककार, डायरेक्टर, ये सब के सब हैं, एक्टर भी हैं। गिरीश कर्नाड 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित है। तो इतना डिटेल उन लोग के बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। मकरंद देशपांडे, तो ये भी क्या है? फिल्म के अभिनेता रहे हुए हैं और इन्होंने 2007 फिल्म रिस्क, डरना जरूरी है 2006, इन्होंने इसमें किरदार निभाई थी। ठीक है, डॉली ठाकुर ये जो है भारतीय फिल्मों के प्रमुख कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो गांधी 1982 से कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में की थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि वांडूर, इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। हमने बता दिया कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। समुद्री जीवों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। उद्यान में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। जो पहला है द्वीप लेबरनिथ द्वीप है। ठीक है, और वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप तक भिन्न है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार
एक द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर हम चर्चा कर चुके हैं। दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यानी अंडमान और निकोबार को विभाजित कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि निकोबार द्वीप समूह में कितने 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा मध्य क्या बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। ठीक है, जिसमें 9 राष्ट्रीय पार्क तथा जल संरक्षित क्षेत्र है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में ही है। ठीक है, पिरोटिन द्वीप अरब सागर में स्थित है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। ठीक है, पिरोटिन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यह एक दर्शनीय स्थल भी है। गंगा सागर सागर द्वीप और गंगा सागर संगम भी कहलाता है। ठीक है, क्या बोला गया कि गंगा सागर सागर द्वीप या गंगा सागर संगम कहते हैं। किसको कहते हैं, तो अभी हमने बताया गुजरात के पिरोटन द्वीप को है क्या कहते हैं, गंगा सागर सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा और हम विस्तृत में इसके बारे में देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कोलकाता में 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। ठीक है, सागर से संगम माना जाता है। किसे किसे माना जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में द्वीप स्थित है। गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। ठीक है, बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास कहाँ, तो गंगा सागर या सागर संगम गंगा नदी। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक शांत शहर है। ठीक है, यह कारामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटली जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। ये जो है ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं से कुछ का निर्माण कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है। जो है क्या है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र को कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकता है। मतलब एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है संवेग संरक्षण ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा किस देश से, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको। तो यहाँ दिया हुआ है कि मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। बाकी तीनों देश केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, इन तीनों देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश को यानी नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन वार्ड 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं इसे। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है, इसलिए इन दिनों को दिन और रात क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, विषुवत रेखा से कौन कौन से किस किस देश से होकर गुजरती है, तो हम देश पढ़ लेंगे। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती इत्यादि। ठीक है, किरबाती इन सारे देशों से कौन सा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है एशिया महाद्वीप के 3 देश मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती से होकर गुजरती है। अपना भारत भी, सॉरी भारत नहीं, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा एशिया के तीन देशों से मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश है, क्या है, सोमालिया, केन्या, सावो टोम एंड प्रिंसिपी कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गेबोन, युगांडा है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर अमेरिका के देश कौन कौन से हैं, तो ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर है। ठीक है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। बताया कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, तो उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप और मैक्सिको है। अफ्रीका का देश मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा एवं मॉरिटानिया आदि है। ठीक है, फिर देखेंगे कि एशिया महादेश में कौन कौन से देश है, तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात नहीं, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरबिया है। ठीक है, मकर रेखा क्या होता है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। मकर रेखा भी बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया इत्यादि है। ठीक है, सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। क्या बोला गया कि सूर्य जो है कर्क और मकर रेखा के मध्य में वर्ष भर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है, इसलिए 21 जून को भारत में यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी,
तो हम इसके बारे में जानते हैं कि पहला जो परमाणु आपदा कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को, यानी परमाणु अटैक सबसे पहले कब किया गया था, तो अमेरिका ने किस पे, जापान पे क्या किया था, परमाणु अटैक किया था। कब, 6 अगस्त 1945। ये था द्वितीय विश्व युद्ध का काल, जिसमें ये बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा किस शहर पे, जापान के हिरोशिमा शहर पे। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रथम परमाणु बम जो था रॉबर्ट ओवन हीमर ने 1945 में बनाया। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण समस्थानिक ड्यूटेरियम एवं टाइटेरियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखें हाइड्रोजन बम की क्षमता जो होती है परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना होती है। परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, प्रथम परमाणु बम परीक्षण 18 मई 1974 पोखरण में। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, डेट रिमार्केबल है। ठीक है, कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 किया गया, जिसका कोड था शक्ति 98। इसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम का प्रयोग किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, जिसे किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था 1969 में। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा यानी बार्क को 1956 में स्थापित किया गया था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा कब स्थापित किया, 1956 में। ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा सूर्य का ऊर्जा बनता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों का संलयन होकर हीलियम नाभिक बनता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब सूर्य में क्या करते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, हस्तांतरण का मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है, तो हस्तांतरण का मूल्य का संबंध जो है वो क्या बोले कर एवं लेखांकन से स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो वो राज्य है कौन, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से यानी नलकूपों से सिंचाई की जाती है। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार के साधन है भारत में। ठीक है, कौन कौन है ये थोड़ा हम जान लेंगे, जल्दी से जान लेते हैं। पहला है कुआं द्वारा, दूसरा नलकूपों द्वारा, तीसरा तालाबों द्वारा, चौथा है नहरों द्वारा। तो कुआं द्वारा कितना किया जाता है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है नहर है, जिससे 40% भाग सिंचित होता है। ठीक है, फिर सिंचाई का दूसरा जो साधन है वो कुआं है, जो कितना 37.8%। तीसरा योगदान है तालाबों का जो है 14.5%। ठीक है, इसके आगे हम अब आगे देखते हैं, इसके आगे नलकूपों का भी योगदान है, जो थोड़ा मोड़ा उनका योगदान रहता है, लेकिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहार के बारे में देखना है थोड़ा। तो बिहार में नहरों से कुल सिंचित भूमि जो है 27.47% है। ठीक है, नलकूपों के द्वारा कितना, तो 61.39% है। ठीक है, तालाब के द्वारा 11.4। तो हमें याद रखना कि सबसे द्वारा जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है, तो होती है बिहार में नलकूपों द्वारा ही होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आगे राजस्थान में भी कुएं और नलकूप हैं, मध्य प्रदेश में भी कुओं द्वारा होता है। लगभग 66% जो भूमि है राजस्थान का वो कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, यानी गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया, ये हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो पाली भाषा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना संवाद या जो भी है उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टतः कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली भाषा थी। महावीर के संवादों की भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी। प्राकृत जो है भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई, इनका सामान्य नाम प्राकृत है। ठीक है, पाली जो है यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। ठीक है, जो कहाँ बिहार से पश्चिम में, पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक, और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसी भाषा में बौद्ध साहित्य यानी त्रिपिटक की रचना की गई थी। किस भाषा में, तो पाली भाषा में। संस्कृत जो है भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है, जो हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं इसी से उत्पन्न हुई थी। मतलब सारे भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। मगधी जो भारत के मध्य पूर्व में बोली जाती है, एक प्रमुख भाषा है जिसका संबंध भोजपुरी एवं मैथिली क्षेत्रों से है। अक्सर ये बिहार राज्य के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व एड्स दिवस। तो विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यहाँ हम स्पष्टता इसका आंसर देख सकते हैं कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे 1 मई को कौन सा दिवस, तो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव पर मनाया, 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारत में, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और फिर क्या बोला गया,
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों को भी जागरूकता फैलाना। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का निर्णय या शुरुआत WHO द्वारा 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो रक्षा मंत्रालय के जो विभाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है, यहाँ ऑप्शन में हम देख सकते हैं स्पष्टता दिया हुआ है कि बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन में कौन कौन आ जाएगा? तो पहला आ जाएगा रक्षा विभाग, ठीक है, दूसरा आ जाएगा रक्षा उत्पाद विभाग, और तीसरा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, चौथा है रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, पांचवा है सैन्य कार्य विभाग इत्यादि से मिलकर ये जो रक्षा मंत्रालय बनता है, ठीक है। रक्षा विभाग में देख सकते हैं कि रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी IDS और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न अंतर सेवाओं संगठन का संबंधी कार्य करता है, ठीक है। आगे हम इसको रक्षा उत्पाद वगैरह वगैरह है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास केंद्र, इस सबको स्किप करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो आंसर है इसका करेक्ट चेन्नई। ये जो है ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन वही है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किस सम्मानित किया गया है? तो ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जानने की ज़रूरत ये है कि ध्यानचंद पुरस्कार का गठन कब हुआ? तो 2002 में हुआ था, ठीक है। इसमें नगद कितना रुपया दिया जाता है? तो 10 लाख रुपया दिया जाता है। 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अश्विनी अकुंजी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह और बोसी सुरेश को कबड्डी में, धर्मवीर सिंह को हॉकी में सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बंगाल के विभाजन को रद्द कब कर दिया? रद्द किसने किया था? बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? तो देख सकते हैं स्पष्टतम कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1910 से 16 तक ये क्या रहे थे? गवर्नर रहे थे। ये बंगाल विभाजन को रद्द किया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने, और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में किया था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को से ही बंगाल विभाजन क्या हो गया था? लागू हो गया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इसमें क्या था? उसी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया। कौन से आंदोलन ने? तो बंग भंग आंदोलन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को भी जन्म दिया। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम जब इंग्लैंड के सम्राट बने तो उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में राज दरबार आयोजन किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। यही हमने देखा कि 1911 में ही क्या किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें 1912 में मूर्त रूप दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय पद पर रहे थे, ठीक है। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में क्या हुआ था? साथ साथ हुए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ, नरम दल और गरम दल जो भी है सब के सब, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक गुट एक साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। इसमें लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है इस समझौते को। इसकी अध्यक्षता की थी RC मजूमदार ने। बाल गंगाधर तिलक एमएनएस बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। तो पूछा गया है क्वेश्चन की, इसमें थोड़ा और डिटेल में थोड़ा जान लेंगे कि रॉलेट एक्ट के बारे में दिया हो। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब हुआ था? 1917 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ये सारी की सारी घटना किसके काल की है? तो मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 भारत का वायसराय थे। इनके काल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? तो देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन है, मार्ले मिंटो सुधार 1919 है, 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, 1906 में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। किसके काल में? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुई थी। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो वो है स्प्राइट। क्या बोला गया कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट है, जिसका नाम ब्रेक थ्रू स्टारशॉट। कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में परिक्षेपित किया गया था। कब? 2017 को। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हाल फिलहाल का अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में अगली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी ने। 1867-68 में किसकी वार्षिक आय की आकलन किया था? प्रति व्यक्ति आय उन्होंने 20 रुपये बताया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1967 में उन्होंने लिखी थी, धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया था। निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल कारण माना था उन्होंने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें और देख लेंगे थोड़ा डिटेल में एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट क्या थी? तो एनी बेसेंट हम देखे हैं कि उधर होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये क्या थी? तो ये एनी बेसेंट आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता, भारत प्रेमी महिला थी। 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
की अध्यक्षता की थी, ठीक है। प्रथम महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र का अध्यक्षता उन्होंने ही किया था सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। कुछ हम और इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कुछ और प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका जो उपनाम है उनको हम देख लेते हैं। जैसे हमारे शहीद भगत सिंह, उनका शहीद आजम कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष या सरदार की उपाधि उन्हें मिली है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। किसने कहा था गुरुदेव? तो उन्होंने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी लाला जी कहा जाता है उन्हें। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, बापू कहा जाता है, ठीक है। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के उपनाम से जानते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजातशत्रु के नाम से जानते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। राजीव गांधी भारत के क्या थे? 7वें प्रधानमंत्री थे। वे 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। वर्ष 1984 में उनका कार्यकाल था 1984 से 1989, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो है 44वें संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस संसद में भेज सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? तो 44वें संविधान संशोधन के थ्रू। इसमें और थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं कि 42वें संविधान में क्या किया गया था। अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने 44वां संशोधन किया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारी डिटेल्स बातें हैं, फिर भी उसको जान लेते हैं। इसके अंदर इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को इस्तेमाल किया था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल 300 में उसको विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। ये कुछ खास था नहीं। फिर अगला है इसमें कि देखेंगे कि 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए थे, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारी चेंजिंग की गई थी, ठीक है। इसमें ही संविधान की उद्देशिका में कितने 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया था। पहला है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 क। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 क के तहत जोड़ी गई थी। फिर इसमें था कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, अनुच्छेद 48 क में जोड़ी गई थी। उसके साथ ही एक नए अध्याय भाग 4 के क में जोड़ा गया था, जिसे अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 74 में व्यवस्था की गई थी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। विधानसभा एवं लोकसभा में कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसे पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूची को मिलाना है। तो सूची का मिलान जो है हम अगले स्लाइड में देख सकते हैं कि दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मतलब संविधान की मुख्य जो बातें हैं वो किन देशों से अपनाई गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है कहाँ से अपनाई गई है? तो अमेरिका का अधिकार पत्र से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। संसदीय सरकार तो ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध जो है वो किससे? कनाडा के संविधान से ली गई है। अन्य कुछ विषय हैं जो अन्य देशों से ली गई है, विभिन्न देशों से ली गई है। जैसे समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श रूस के संविधान से ली गई है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह हमने देख लिया कि कौन कौन सी मुख्य जो बातें हैं अन्य देशों के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में अपनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये भी करंट से रिलेटेड है। तो अभी जो है
तो ये 2017 से 20 की बात है, तो हम अभी वर्तमान का जान लेते हैं। वर्तमान के जो सीएजी हैं वो हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? तो हम ऑप्शन के सहारे देख सकते हैं। ऑप्शन जो हमारा है उसमें क्या है? सर क्रीक विवाद जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, जो क्या है? गुजरात में सीमा स्थित विवाद है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। सर क्रीक पानी के कटाव के कारण बना है। यह ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना हिस्सा पानी के बाहर। इस नाले का नाम सर क्रीक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेजों में इसे सर क्रीक कहा गया है। इसका कारण ये बताया जाता है कि पहले इस नाले में सीरी नामक मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस नाले का नाम सर क्रीक पड़ा। सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप जान लिए कि सर क्रीक क्या है। भारत पाकिस्तान के बीच जानते हैं कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ लाइन है। कब बनाई गई थी? तो 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के दौरान इसे बनाई गई थी। ठीक है, ये जो सीमा है कितनी है? तो 3323 किलोमीटर है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर की लंबी सेना क्या कहलाती है? तो डुरंड रेखा के नाम से जानती है। इसका निर्धारण 12 नवंबर 1893 में किया गया था। ठीक है, भारत सरकार के सचिव सर मोटिम डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच यह समझौता के दौरान किया गया था। ठीक है, इसमें और डिटेल जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है, जिसका लंबाई कितना है? तो 106 किलोमीटर है। ठीक है, यह सीमा लद्दाख में है। चीन भारत के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो यह रेखा कहाँ कहाँ मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम में शामिल है। ठीक है, भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई तो 4096.7 किलोमीटर। भारत के कौन कौन से राज्य से मिलती है? तो ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले देश कौन है? बांग्लादेश ही है। ठीक है, सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है? पेट्रोल डीजल कार पर प्रतिबंध लगाने का जो काम किया है वो है फ्रांस ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध की घोषणा किया था कि 2040 तक पेट्रोल और डीजल के वाहनों को बिक्री बंद कर देनी चाहिए। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो पेरिस में इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो इसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अगला स्लाइड है तो देख सकते हैं इसका जो आंसर है कि आरंभ मोबाइल ऐप का शुभारंभ क्या किया गया था? आरंभ मोबाइल ऐप का शुभारंभ सड़कों के रखरखाव के लिए 24 जुलाई 2017 किया गया था। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप करेंगे, लेकिन जान लेंगे कि आराम मोबाइल जो ऐप है किससे संबंधित है? तो सड़कों के रखरखाव से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जिससे विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को क्या किया जाता है? मापा जाता है। GHI को वार्षिक गणना की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जारीकर्ता संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हेल्प है। इसे अगस्त महीना में जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब रूपनगर जिले में स्थित है। मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। तांबा धातु अयस्क कॉपर पाइराइट यानी कैल्सोफाइट से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। उत्पादक राज्य यानी तांबे का उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश है। राजस्थान में खेतरी एवं सिधाना के खान से, मध्य प्रदेश में तरेगांव एवं मलज खंड से प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं तेल परिशोधन संयंत्र। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण 17 तेल शोधक कारखाने तथा निजी क्षेत्र में 3 तेल परिशोधन है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स है, जैसे हम देख सकते हैं कि भारत में खनिज तेल वितरण कहाँ कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, गुजरात, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र। उर्वरक उद्योग भारत का कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है, हम पीछे देख चुके हैं। भारत में प्रमुख उर्वरक उत्पादक इकाई तालचर है जो उड़ीसा में है, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंदरी एवं जमशेदपुर झारखंड में। पेंसिलिन उद्योग एंटीबायोटिक का समूह है। पेंसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो हम इसका आंसर देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो तमिलनाडु राज्य में 1996 है। लिंगानुपात क्या होता है? तो 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है वो लिंगानुपात कहलाता है। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे
सॉरी क्या देख सकते हैं हम कि तमिलनाडु, यहाँ ऑप्शन के अनुसार 996 है, लेकिन केरल का जो है सबसे ज़्यादा क्या है, लिंगानुपात है। केरल का कितना है, तो 1084 है लिंगानुपात किसका, केरल राज्य का सबसे अधिक, और सबसे कम है दमन एवं दीव जिसका है 6 से 18। यहाँ दिया हुआ है क्या कि लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे कम जो राज्य है लिंगानुपात वाला वो है हरियाणा, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं, तो पहला राज्य है केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ था। तो लूसी ज्वालामुखी विस्फोट जो है किस राज्य में हुआ था, किस देश में हुआ था, सॉरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में क्या हुआ था, तो लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप पर हुआ था। विश्व के प्रमुख मड वल्केनो में यह येलोस्टोन पार्क, अमेरिका, लूसी, ईरान, मकरान इत्यादि क्या है, इसमें आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने इस वीडियो लेक्चर में प्रीवियस ईयर के 2018 के दरोगा के 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अब अगले 50 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज